गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका और फिर उसने दोनों हाथ जोड़कर सर झुका लिया और फिर उसी तरह उल्टे पांव वापस चली गई। जब वह निगाहों से उजल हो गई तो जैसे माहौल जाग उठा। लोगों ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ गहरी सांस खारिज हुई और फिर लोगों को होश आने लगा। काशीबाई, चारों तरफ से आवाजें उभरी और खुद काशीबाई भी जैसे सोते से जाग उठी हो। ये सब क्या क्या था काशीबाई? और ये तो कोई जादू सभा मालूम होती थी। सच बताओ काशीबाई कि वो कौन थी? महाराज, काशीबाई का दिल उन लोगों की बेचैनी देखकर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। महाराज, वो आपकी चंपाकली थी। चंपाकली? हाँ, मेरी बेटी चंपाकली। तुम्हारी बेटी? हाँ महाराज। मगर अब तक वो कहाँ थी काशीबाई? अपनी कला मुकम्मल कर रही थी। क्या तुमने सब कला सीखने के अंदर सबब यही रखा था? भगवान की सौगंध, जादू था, जादू। और ये साज कैसे बज रहे थे? वो महान कलाकार है महाराज, उसकी कला देवियों जैसी है। मैंने उसे खास तौर से तरबियत दी है। आपको पसंद आई, मेरी मेहनत वसूल हो गई। मगर हम कैसे मान लें काशीबाई? क्या महाराज? यही कि वो तुम्हारी बेटी है। हमें तो वो अंदर सभा की अप्सरा मालूम होती है। जादू हो गया, भगवान की सौगंध, जादू हो गया। गर्द जितने मुंह उतनी बातें। खुद काशीबाई भी जवाब देते देते चकरा गई थी, लेकिन उसने बखूबी अंदाजा लगा लिया कि जितने लोग मौजूद हैं सब के सब बीमार हो गए हैं, सब की हालत खराब है। और उन सब ने दोबारा फरमाइश की कि एक बार और उस बदते काफिर को बुलाए। लेकिन काशीबाई की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो चंपाकली के पास जाए। उसने माजरत की, आपका घर है और फिर मुहूर्त की रस्म तो ऐसी ना होती है। ये दीवार आपके लिए खुले रहें, कल भी नाचेगी, आज मजबूर ना करें। हाय, कल तक इंतजार करना पड़ेगा काशीबाई। हाँ महाराज। और बेमुश्किल तमाम लोग रुखसत हुए। अचंबा हो गया था, सजिंदे अलग परेशान थे। मेहमानों के रुखसत हो जाने के बाद वो काशीबाई के गिर्द जमा हो गए। ये सब क्या है काशीबाई? अरे क्या ये सब के सब मिलकर मेरा दिमाग ही खा जाओगे? जो कुछ था तुम्हारे सामने था, मुझसे क्या पूछ रहे हो? काशीबाई जलाकर बोली। मगर अब हम क्या करें काशीबाई? क्यों, तुम्हें क्या हुआ है? हमें तो डर लगने लगा है। डरने की जरूरत नहीं, उसके सामने सुर ताल का ख्याल रखा करो और बस। वो अपनी चंपाकली है। ये दूसरी बात है कि भगवान ने उसमें कल उसकी कला में जादू भर दिया है। काशीबाई ने सब कुछ तो कह दिया, लेकिन खुद उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर चंपाकली को बधाई दे। रात भर वो जागती रही थी और वो डरती भी थी कि पूरी रात और वो परेशानी से ना सो सकी। दूसरी तरफ राजकमल अपने कमरे में मुस्कुरा रही थी और उसके पास मौजूद था वो भी हंस रहा था। तूने सचमुच समा बांध दिया मजंडा। राजकमल बोली। दिया है देवी की। क्या हाल है लोगों का? दीवाने हो गए हैं ससुरे। खुद काशीबाई का बुरा हाल है। क्यों, उसे क्या हुआ है? डर गई है पगली कहीं की। ओहो, राजकमल हंस पड़ी। कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, मगर जितने लोग थे उनमें तो कोई ढंग का आदमी नहीं था मचंडा। अभी तो धूम मचेगी देवी, पूरा शहर पागल हो जाएगा, मचंडा ने कहा। और राजकमल खुश हो गई। ये बात उसे पसंद आई थी। बहरहाल ये सब कुछ बहुत दिलचस्प है मचंडा। तू और सुना कोई ना कोई। यूं तो संसार में बेशुमार कहानियां बिखरी पड़ी हैं देवी, पर यह कहानी तो खुद काशीबाई के घर में जन्म ले चुकी है। अच्छा, कौन सी कहानी? प्रीतमा की कहानी। ओहो, प्रीतमा की भी कोई कहानी है? हाँ देवी, मुझे बता। राजकमल बदस्तूर दिलचस्पी से बोली और फिर मजंडा ने गंपत राम, प्रीता और विनोद की पूरी कहानी सुना दी। राजकमल दिलचस्पी से यह कहानी सुन रही थी। मजंडा के खामोश होने के बाद वो बोली, और काशीबाई को कुछ पता नहीं, कोई बात मालूम नहीं है ससुरी को? हूँ प्रीतमा। राजकमल ने गर्दन हिलाई। ठीक है, उससे भी मिलेंगे, देखेंगे कि वो दोनों कैसे प्रेमी है। अब मुझे भी आज्ञा दे, नींद आ रही है। राजकमल ने करवट बदल ली। देवी, मजंडा आहिस्ता से बोला। क्या बात है रे, तू सोने क्यों नहीं देता? एक बात कहनी है देवी। कहो। हम लोगों का भी एक कटम होता है, हम भी संसार के दूसरे लोगों की तरह रहते हैं। अच्छा, फिर कभी कभी हमारा भी अपने कटम में जाने को मन चाहता है। क्या कहना चाहता है? जल्दी कह। बस थोड़े दिन के लिए देवी से आज्ञा चाहता हूँ। मेरा मन है, मैं अपने कटम में जाने को चाह रहा है।
अगर देवी आज्ञा दें तो चला जाऊं, मैं अकेली रहूंगी। हाँ देवी, पर कोई कष्ट नहीं आएगा। फिर भी अगर देवी आज्ञा नहीं देंगी तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो देवी का दास हूँ, मजंडा उदास लहजे में बोला और राजकमल मुस्कुरा पड़ी। यह हकीकत थी कि वह मजंडा की मोहताज नहीं थी, खुद भी बहुत कुवत रखती थी और फिर यहाँ तो मजंडा की कोई खास जरूरत भी नहीं रही थी, इसलिए अगर वो कुछ दिन के लिए चला जाए तो कोई हर्ज नहीं। चुनाचा उसने एक गहरी सांस ली। फिर कब जा रहा है रे? देवी जब आ गया दे, जब मन चाहे चला जा, बस अब जा, मुझे सोने दे। राजकमल बोली और मजंडा खुशी खुशी चला गया। राजकमल आराम से सो गई और उसे तो जहान की कोई फिक्र नहीं थी। दूसरी सुबह उसका मूड बहुत अच्छा था। आज 2 नई मुलाजमाएं उसके पास पहुंच गई। कौन हो तुम? राजकमल ने पूछा। दासियां हैं रानी की, काशीबाई ने कहा, और हम आपकी सेवा करेंगे। ओहो, राजकमल मुस्कुरा दी। दासियों ने उसे नहलाया संवारा और सुबह के भोजन पर काशीबाई और पुरीतमा भी थी। और न जाने क्यों राजकमल ने आज पहली बार पुरीतमा को गौर से देखा। उस लड़की पर अब तक उसने गौर ही नहीं किया था, लेकिन आज ना जाने क्यों उसे पुरीतमा अच्छी लगी। आंखों के नीचे फिक्रमंदी के दारे नजर आ रहे थे, नादक नादक सी, धुली धुली सी। और यही वक्त था जब पुरीतमा की तकदीर बदल गई। जहरीली नागन जिस पर मेहरबान हो जाए वो जहर से महफूज रहता है। राजकमल ने फैसला कर लिया कि उसके साथ इंसाफ करेगी। चंपा कली बेटी, काशीबाई प्यार से बोली। जी माँ जी। तू खुश है ना? हाँ माँ जी, मुझे क्या हुआ है, बस भगवान तुझे खुश रखे, मेरी तो यही आरजू है। शुक्रिया माँ जी। कल क्या हुआ था? क्या हुआ था माँ जी? राजकमल हैरत से बोली। जब तू नाचती थी तो साध खुद ब खुद बाज उठे थे। खुद ब खुद? हाँ बेटी, तुम्हें नहीं मालूम? नहीं माँ जी, जब मैं नाचती हूँ तो बेखुद हो जाती हूँ। मैंने तुम्हें बताया था कि पहले मैं मंदिर में भी नाचती थी। मंदिर के बड़े पुजारी कहते थे कि जब मैं नाचती हूँ तो साध खुद ब खुद बाज उठते हैं। ओह बेटी, तू तो पुत्र है, तू महान है। बिलाशुबा तेरे नाच में देवता पिचके छुपे होते हैं। लेकिन बेटी, मेरी एक मनोकामना है। क्या माँ जी? मंदिर और कोठे में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ माँ जी, राजकमल बोली। यहाँ आने वाले भगवान को भूल कर आते हैं, मगर उनके मन के गोशों में भगवान का खौफ जरूर छुपा होता है। वो ऐसी बातें देखकर डर जाते हैं। ओहो, मैं समझ रही हूँ माँ जी। बुरा तो नहीं मानी बेटी? नहीं माँ जी, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? भगवान तुझे सुखी रखे। तू जितनी सुंदर है, जितनी महान कलाकार है, उतनी ही नेक भी है। तुझसे मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंची। काशीबाई नाचते से उठ गईं। पुरत, राजकमल ने पुरीतमा को मुखातब किया और पुरीतमा चौंक पड़ी। राजकमल आज तक उससे मुखातब नहीं हुई थी। आज पहली बार उसने पुरीतमा को पुकारा था। जी, वो मुतहय्यराना अंदाज में बोली। तुम्हें कोई काम है? नहीं दीदी, आप बताएं, पुरीतमा मुस्तैदी से बोली और उसे राजकमल का मुखातब करना बहुत अच्छा लगा था। मेरे कमरे में और राजकमल भी उठ गई और पुरीतमा उसके पीछे साथ झुकाए झुकाए चल पड़ी। राजकमल खामोशी से अपने कमरे में दाखिल हो गई। पुरीतमा की दिल की कैफियत अजीब हो रही थी। ना जाने चंपा कली उससे क्या कहना चाहती है और उसका अंदाज बड़ा अजीब सा था। कमरे में पहुंचकर राजकमल मसहरी पर बैठ गई। दरवाज़ा बंद कर दो पुरत, उसने कहा और पुरीतमा मजीद हैरान हो गई। बहर सूरत उसने चंपा कली के हुक्म की भी तामील की और वो दरवाज़ा बंद करके वापस पलट पड़ी। बैठ जाओ पुरत, राजकमल संजीदगी से बोली और पुरीतमा उसके सामने बैठ गई। क्या तुम काशीबाई की बेटी हो? जी दीदी, आप क्यों पूछ रही हैं? तुम सिर्फ जवाब दो। नहीं दीदी, मैं भी हालात का शिकार हूँ। मैं किसी तवाइफ की बेटी नहीं हूँ, बल्कि हालात मुझे भी यहाँ तक ले आए थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपको खरीदा गया। तब तो ठीक है, मगर क्या तुम्हारे माता पिता या रिश्तेदार नहीं हैं? आप तो पूरे संसार में मेरा कोई नहीं दीदी। तुम इस जिंदगी से खुश हो? दीदी, भगवान के लिए सिर्फ एक बार मुझे बता दें, आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या आप मुझसे खफा हैं? अरे नहीं पौरत, ऐसी कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, राजकमल प्यार भरे अंदाज में बोली। दीदी, पुरीतमा सिसकी लेकर बोली, बहुत दिन हुए जब मैं आई थी। इन हालात में आई थी कि संसार मेरी नज़रों में अंधेर था। तब मुझे ये कोठा स्वर्ग मालूम हुआ था। काशीबाई के प्रेम में डूबे हुए लोगों ने मेरा मन हाथ में ले लिया था और मैं यहाँ बहुत खुश थी। उसने जो कुछ कहा मैंने किया और उसके सामने कभी गर्दन नहीं उठाई, और कहना अन्याय होगा, उसने मेरा ख्याल नहीं रखा। उसने मेरे लिए सारे ज़माने की खुशियाँ ढेर कर दी, मुझे कोई चिंता ना थी। फिर उसने मुझे अपने रंग में रंगा और मैं खुशी से उसके सारी बातें मानती रही। परंतु दीदी, मुझे जल्दी मालूम हो गया कि मेरा काम क्या है, मेरी हैसियत क्या है। अब मुझे किसी शरीफ के घर की आबरू नहीं बन जा सकती। मेरा जीवन इसी कोठे पर भांत भांत के लोगों के साथ गुजरेगा।
मेरा मन रोया, तड़पा, मगर मैंने संसार पर निगाह डाली तो उसे बड़ा ही कठोर पाया। मैंने समझ लिया कि इस ठिकाने के सिवा बड़े संसार में मेरा और कोई ठिकाना नहीं। तब मैंने खुद को यहाँ के लिए तैयार कर लिया और काशीबाई के बताए हुए रास्तों पर चल पड़ी। फिर दीदी मेरे मन में भूचाल आया। उसका कारण एक लड़का है दीदी, और मैं उससे प्रेम करने लगी हूँ। दीदी, संसार में एक तो ऐसा इंसान मिला जिसने मुझे चाहा। औरत के मुख से आंखों से आंसू टपकने लगे। वो मेरे लिए कीमती है दीदी। और वो रोते हुए बोली, और रोती है पगली, मुझे बता कौन है वो, तुझे कैसे मिला? अपने मन का रोग दूर करने आया था। मेरे मन का रोग काशीबाई ने उसके बाप से सौदा कर लिया था। परंतु और पूरत ने कहानी सुना दी। राजकमल सुकून से सुन रही थी और प्रीतमा के खामोश हो जाने के बाद वो बोली, तुमने ये सारी बातें मुझे क्यों बता दी पूरत? क्या मैं ये सब कुछ काशीबाई से नहीं कह सकती? मैं अकेली हूँ दीदी, मुझे किसी का सहारा चाहिए और मैंने सहारा लिया है। तुमने मुझे प्रेम से पुकारा और मैंने तुम्हें अपना सारा कुछ बता दिया। भगवान की मर्जी। वो अजीब से अंदाज में बोली, आता है यहाँ? राजकमल ने पूछा। नहीं, मुलाकात नहीं होती। होती है दीदी। कहाँ? हर मंदिर के पीछे। तुम मुझे सब कुछ बता रही है पूरत। मैं बेबस हूँ दीदी, दुखिया हूँ, और तुम्हारा मुख सुंदर है। जानती हूँ कि सुंदर मुख वाले मन के कठोर नहीं होते, और तुम मेरा बुरा कभी नहीं चाहोगी। प्रीतमा ने आगे बढ़कर उसकी गर्दन में बाहें डाल दी। कल किस समय आ जाएगी? दोपहर को दीदी। आज भी जाएगी? हाँ दीदी, रोज जाती हूँ। हाँ, रोज जाती हूँ। कल भी मैं चलूंगी और उसे देखूंगी। सच दीदी, और मैं उसे कह दूं? अभी कहने की जरूरत नहीं है। कल अचानक चलकर उसे देखूंगी। जो आ गया दीदी। प्रीतमा बेखुश हो गई, लेकिन तकदीर उसके खेल पर हंस रही थी। काशीबाई को किस तरह भिनक मिल गई थी कि प्रीतमा और वो दोपहर को जाती है, और आज वो ताक में थी। उसने ये बात राजकमल को भी नहीं बताई थी। चुनाचा जो ही दोपहर को प्रीतमा तैयार होकर चली, काशीबाई भी अपने दोस्त सदिंदों के साथ उसके पीछे निकल गई। वो लोग निहायत चालाकी से प्रीतमा के पीछे पीछे थे। प्रीतमा ने तांगा रोका तो काशीबाई जल्दी से एक तांगे में जा बैठी, और फिर दोनों टांगे एक दूसरे के पीछे पीछे चल पड़े। और फिर मंदिर के सामने तांगा रुक गया, और जब वो मुड़कर वापस चला गया तो काशीबाई भी नीचे उतर गई। उसने सदिंदों को इशारा किया और तीनों हरमंदिर के पिछवाड़े पहुंच गए। तब दूर से उन्हें वनूद और प्रीतमा नजर आ गए, और प्रीतमा वनूद की बाहों में थी और वनूद उसे चूम रहा था। काशीबाई की आंखों में खून उतर आया। तो ये इस कदर बिगड़ गई है, वो गुर्राई। और ये मर्द कौन है? अब जरा करीब से देखें। और वह फिर छुपते हुए उनके करीब पहुंच गए। हाय राम, ये तो राजकुमार है। हाँ काशीबाई, मगर ये किस हाल में है? ये तो कोई चक्कर मालूम होता है काशीबाई, एक सदिंदे ने कहा। अरे मैं सारे चक्कर ठीक कर दूंगी, आओ तो सही। काशीबाई आग बगोला हो गई, और फिर वो आंधी तूफान की तरह उन दोनों के सरों पर पहुंच गई। दोनों एक दूसरे में इस कदर खोए हुए थे कि उन्हें उनकी आमद का कोई पता नहीं चल सका। प्रीतमा काशीबाई की आवाज बम की तरह फटी, और दोनों इस तरह चौंके और गिरते गिरते बचे। प्रीतमा फटी फटी निगाहों से काशीबाई को देख रही थी, और उसके सोचने समझने की कुव्वतें ज़ायल हो गई थी। वनूद भी एक लम्हे के लिए खौफजदा हो गया, और फिर वह संभल गया। ये क्या हो रहा है राजकुमार जी? क्या देख रही हो काशीबाई? वो आहिस्ता से बोला। खूब, तो आप यहाँ रंगरलियां मना रहे हैं और मैं वहां आपका इंतजार कर रही हूँ। तुमने गलत जुमला इस्तेमाल किया है काशीबाई, उसे रंगरलियां नहीं, वनूद ने कहा। हाय हाय, तो फिर क्या पूजा हो रही है ये? हाँ, मेरा ख्याल है कि तुमने अब ठीक लफ्ज इस्तेमाल किया है। इसे पूजा कहो या प्रेम कहो। तुम यहाँ क्यों ना आए हो राजकुमार जी? क्या तुम्हारी रियासत का दीवाना निकल गया, यही समझो। है डटाई तो देखो। ये बात नहीं है काशी जी, मेरी कोई रियासत थी ही नहीं। काशीबाई उछल पड़ी। हाँ, यही नहीं, लंबी कहानी है। क्या तुम्हारे पास समय है? बिल्कुल है, जरा बताओ तो सही, क्या नाटक था? काशीबाई बहरहाल तवाब थी और उस आसानी से अपना खेल खराब होते नहीं देख सकती थी। नाटक। वनीद ने प्रीतमा की तरफ देखा। प्रीतमा साकतो जामद खड़ी थी और उसके बदन का सारा खून मंचूर हो गया था, बिल्कुल सफेद पड़ गई थी। क्या मैं काशीबाई को इस नाटक के बारे में बता दूं प्रीतमा? वनूद ने पूछा, लेकिन प्रीतमा के मुंह से आवाज ना निकल सकी। मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी काशीबाई। पता नहीं उसे मेरी पूरत को पसंद करे या ना करे, बस तुम यूं समझ लो कि प्रीतमा पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं। अरे जा, तेरे जैसे सर फिरे सैकड़ों आते हैं। तवायफ शेष करना है बाबू तो जेबें भर कर लाओ, तुम्हारा काम बन जाएगा, वरना कुत्ते की तरह दुर्गत होगी, कुत्ते की सी। मेरे साथ ऐसा नहीं होगा काशी जी। क्यों नहीं होगा? तुम में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं? उसकी एक वजह है। क्या वजह है? मैं भी तो सुनूं।
मैंने तवायफ से इश्क तो नहीं किया। और ये प्रीतमा कौन है? एक शरीफ लड़की जो तुम्हारे चुंगल में फंस गई। हाँ, बड़ी शरीफ, और तुम तवायफ के कोठे से शरीफ दादी को देख रहे हो। अरे ये सब हमारे गुर होते हैं। प्रीतमा तो क्यों नहीं कह देती? तूने मन भी लिया कि ये राजकुमार नहीं है। इस बार काशीबाई प्रीतमा से मुखातब होकर बोली, लेकिन उसकी आवाज ही बंद हो गई थी। सुनो काशीबाई, तुम कुछ भी कहो, प्रीतमा की तरफ से मेरा दिल खराब नहीं हो सकता। वो मेरी है और मेरी रहेगी। अरे मुंह से क्यों नहीं बोलती? इस ना खोटी क्या बके जा रहा है ये? चलो जी, चलो ले चलो इस हराम की जनी को। और अगर तूने मेरे कोठे का कभी रोक किया तो तेरी टांगे तुड़वा दूंगी। बड़ा आया राजकुमार बनकर, कमीना ठग कहीं का। काशीबाई ने सजिंदों को इशारा किया और दोनों सजिंदों ने प्रीतमा को दोनों बाजों से पकड़ लिया। दोनों के बदन में चिंगारियां भर गई थी और उसी वक्त वो मसलन खामोश हो गया था। और फिर भी उसने कहा, सुनो काशीबाई, अगर प्रीतमा को जरा भी तकलीफ पहुंची तो मैं तुम्हारे बदन से खून का एक एक कतरा निचोड़ लूंगा। मैं जल्दी आऊंगा और तुमसे प्रीतमा का सौदा करूंगा। अरे जा, तेरे मुंह पर भूजल पड़े, आएगा सौदा करने। काशीबाई उसके साथ बैठी और दोनों सजिंदे उसके आगे तांगे चल पड़ा और विनोद कुछ भी ना कर सका। काशीबाई प्रीतमा को लेकर घर पहुंच गई और प्रीतमा के पूरे बदन में कपकपी दौड़ रही थी। जो कुछ हुआ था नहीं होना चाहिए था। उसका एहसास हो रहा था कि उसने चंपाकली को राजदार बनाकर बड़ी हमाकत की है। बड़ी ही कमीनी थी ये चंपाकली। उसके दुश्मन, उसने जो कुछ कहा था पूरा कर दिखाया। सबसे ज्यादा उसे अपने आप पर गुस्सा था और फिर चंपाकली पर, जब जिसने उसका भांडा फोड़ दिया था। काशीबाई उसे उसके कमरे में लाई। सजिंदे बाहर ही बैठ गए। बैठो महारानी जी, वो तंदी अंदाज में बोली और प्रीता सहमी हुई सी एक जगह बैठ गई। तो तुम इश्क करने चली थी? अरे यही बदला है तुम्हारे तेरे अरमानों का। क्या हो गया है तुझे? अच्छी खासी छोकरी है, जवाब दे क्या हो गया था? कुछ नहीं मां जी, वो आहिस्ता से बोली। हाय हाय नन्ही पापा, वो फिर वहां क्या करने गई थी? विनोद से मिलने। ये कौन है? और वो राजकुमार वाला चक्कर क्या था? गंपत राम का बेटा है। अरे कौन? अपना लाला गंपत राम। हाँ, मगर कैसे? कि ये क्या कहा था तूने? अपना घर बचाने आया था मां जी। क्या मतलब? तुमने गंपत राम से 1 लाख अशरफियाँ मांगी थी। उसने अपना सब कुछ बेचकर ये दौलत इकट्ठी की। ज़ाहिर है कि उसके बेटे को फिक्र होनी चाहिए थी, सो उसने गंपत राम को तवायफ के कोठे की हकीकत बता दी। तुमने दौलत के लालच में गंपत राम को ठुकरा दिया और वो 1500 रुपये अशरफियाँ खर्च करके अपनी दौलत बचा लेने में कामयाब हो गया। हाय तेरा सत्यानाश। वो तो सत्यानाश होने से बच गया मां जी। अरे तू मेरी दुश्मन कब से बन गई है प्रीतमा? हाँ, तुम्हारी समझ का फेर है मां जी। मैं तुम्हारी दुश्मन कैसे? अरे तो फिर वहाँ क्या करने गई थी? जवाब दे मां जी, प्रीतमा आहिस्ता से बोली। हाँ, कर दे कोई बहाना। कह दे के कारोबार करने, दौलत जमा करने गई थी उस राजकुमार के पले से। कह दे कि मैं बेवकूफ़ हूँ। ये बात नहीं है, फिर क्या बात है? फूट। मैंने अब तक नाच गाकर तुम्हारे लिए कितनी दौलत इकट्ठी की है मां जी। अंबार लगा दिए है दौलत के, ढेर लग गए हैं। संभल रही, मगर तेरा मतलब क्या है? क्या काशीबाई आंखें निकाल? क्या मेरे जरिए तुम्हारी मेहनत वसूल नहीं हो गई? मेरे ऊपर खर्च किया है और उससे हज़ारों गुना ज़्यादा वसूल कर लिया। हाँ, खजाने भर गए मेरे तो। अरे मरवा चाहती क्या है? अब मेरी जान बख्श दे। हाँ, मैंने तो तेरी जान को रोक लगा दिया है। क्या चाहती है? मुझे विनोद से शादी करने की आज्ञा दे, वरना शादी करने की। हाँ मां जी। प्रीतमा, अगर तू पागल हो गई है तो मुझे तेरा इलाज करना पड़ेगा। तू भूल गई है कि तू तवायफ है और तवायफों की हर रात शादुनाज़ सैकड़ों शादियाँ होती हैं, एक नहीं। नहीं मां जी, मैं तवायफ नहीं हूँ। तू तवायफ है, सिर्फ तवायफ। और खबरदार, जब शादी का नाम जुबान पर लाई और उस गंपत राम के लौंडे को तो मैं अच्छी तरह देख लूँगी। उसका कुछ ना कुछ कहना मां जी। अरे तू देख तो सही, गंपत राम की सारी बातें बताऊंगी और उसके करतूत बताऊंगी। देखती हूँ कि अब वो गंपत राम को कैसे भेजेगा। नहीं मां जी, तुम्हें भगवान की सौगंध, ऐसा मत कीजिए। अरे तू देखती रह। काशीबाई बकती झुकती बाहर निकल गई और प्रीतमा ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। उसे यकीन था कि ये सब कुछ चंपाकली का किया धरा है। आज ही सुबह उसने प्रीतमा के मन का भेद लिया और फौरन ही काशीबाई से कह दिया। उसे अचानक बड़ी और जोर का गुस्सा आया और वो आग बगोला कमरे से निकल आई और चंपाकली के कमरे की तरफ उसका रुख था। चंपाकली हस्बे मामूल
पुरसकून अंदाज में लेटी हुई थी। पुरीतमा ने अंदर कदम रखा और चंपाकली ने उसके कदमों की आहट सुनकर गर्दन उठाई। अरे पूरत, आओ आओ, उसने प्यार से कहा और पुरीतमा अंदर दाखिल हो गई। तुम्हारे लहजे से तो बड़ा अमृत टपकता है चंपाकली। तो फिर चंपाकली मुस्कुराई और फिर वो चौंक पड़ी। मगर मैं दीदी से चंपाकली कैसे हो गई? पूछने की जरूरत है क्या? मतलब ये कि तू सचमुच किसी रंडी की बेटी मालूम होती है। हम लोग न भेदभाव सिर्फ गाहकों को दिखाते हैं, लेकिन तुम आपस में ही। पूरत, राजकमल की आवाज़ बदल गई। पुरीतमा, कहो चंपाकली, क्या तू मार खाएगी? हुआ क्या है? तुम बताओ चंपाकली, तुम्हें क्या मिल गया? सिर्फ एक बात कहूँगी, बेवकूफ़ लड़की किसी गलतफहमी का शिकार हो गई है। पहले सीधी सीधी बात कर और उसके बाद जुबान खराब करना। अब तुम झूठ भी बोलोगी। मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तू मेरे सामने एक चूंटी से ज़्यादा हैसियत नहीं रखती, जिसे मसल में सिर्फ उंगली और अंगूठे की जुम्बश काफ़ी होती है। इसलिए मुझे तेरे सामने झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर कह रही हूँ कि ज़ुबान को काबू में रख। मैं तेरी सूरत बिगाड़ दूंगी चंपाकली। मैं तेरा चेहरा इस काबल नहीं छोड़ूंगी कि तू किसी को मुंह दिखा सके। तूने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तब राजकमल उठी, आहिस्ता आहिस्ता पुरीतमा के करीब आई और फिर उसका जोरदार थप्पड़ पुरीतमा की गाल पर पड़ा। पुरीतमा चकरा कर गिर गई थी, फिर और वहीं ज़मीन पर बैठकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। राजकमल उसे थोड़े फासले पर खड़ी उसे घूरती रही और फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और पुरीतमा के करीब ही बैठ गई। पगली, भगवान की सौगंध, मैंने तेरे खिलाफ कुछ नहीं किया। मुझे तो बात ही मालूम हुआ है। बस तू बिला वजह बिगड़ने लगी। अब तू मुझे बता कि क्या हो गया है। तो क्या तुमने माँ जी को सब कुछ नहीं बताया? पुरीतमा मुंह बसूरते हुए बोली। तेरे और विनोद के बारे में? हाँ। पागल है तू, मैं क्यों बता देती? फिर वो कैसे पहुंच गई? और अरे कहाँ पहुंच गई? बिला वजह भूं भूं किए जा रही है। कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या? और पुरीतमा ने उसे सारी कहानी सुना दी। राजकमल गौर से उसकी विपता सुन रही थी। पुरीतमा के खामोश होने के बाद उसने एक गहरी सांस ली। तो ये बात है। मेरा जीवन बर्बाद हो गया दीदी, तुम उसे मामूली बात ना समझो। पुरीतमा रोते हुए बोली। अच्छा, तो फिर मैं तेरी दीदी हो गई? हाँ दीदी। क्यों? मुझे विश्वास हो गया है कि तुमने माँ जी से कुछ नहीं कहा। इतनी जल्दी कैसे हो गया? हाँ दीदी, भला कैसे? अगर तुम दोषी होती तो मेरे थप्पड़ ना मारती। पुरीतमा, और उसका रोना धोना छोड़ो। मुमकिन है काशीबाई खुद ही तेरी ताक में हो और उसने उसे कुछ नहीं कहा। मगर दीदी, अब क्या होगा? पुरीतमा नाक से शू शू करते हुए बोली। विवाह हो जाएगा तेरा विनोद के साथ, और क्या होगा? कैसे? बस हो जाएगा। तूने मेरे ऊपर शक किया था ना, अब मैं तेरा विवाह करा के ही दम लूंगी ताकि तुझे खूब शर्मिंदगी हो। क्षमा कर दो दीदी, भगवान की सौगंध, मुझसे भूल हो गई। तुम तो इतनी सुंदर हो, तुम बुरा कैसे चाहोगी मेरा? पुरीतमा उसके सामने हाथ जोड़कर बोली। अच्छा बस जा, भाग जा, मुझे आराम करने दे। और हाँ, काशीबाई को मेरे पास भेज दे। मगर दीदी, करोगी क्या? भगवान के लिए मुझे बता दो। एक बात बताओ पुरीतमा, क्या विनोद ने तुझे कभी कहा है कि तुझसे विवाह करने में उसके घर वाले तो आड़े नहीं आएंगे? वो कहता है कि सब ठीक कर लेगा। बस फिर तू जा, काशीबाई को भेज दे। और पुरीतमा उसके कमरे से निकल गई। राजकमल की आंखें ख्याल में डूबी हुई थी। फिर जब काशीबाई अंदर दाखिल हुई तब वो चौंकी और मुसहरी से उठकर बैठ गई। तुमने मुझे बुलाया है बेटी? हाँ माँ जी, क्या बात है? मैं तुमसे प्रीतमा के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ, राजकमल ने सपाट लहजे में कहा। अरे उस प्रीतमा का वक्त ने क्या गोल खिलाया है? ऐसा किया है नाटक मेरे साथ कि मैं सर पकड़ कर रह गई। अरे प्रेम ही कर रही है हथियारी, और वो भी उसके बेटे से जो उससे प्रेम करता है। कौन है वो? गंपत राम का बेटा विनोद। और गंपत राम खुद उसे पुरीतमा के 1 लाख लगाए थे। और फिर पापियों ने ऐसा नाटक किया कि बस क्या बताऊं। राजकमल खामोशी से काशीबाई की शक्ल देख रही थी। फिर उसने एक गहरी सांस ली और बोली, फिर अब क्या सोचा माँ जी? अरे क्या सोचूं, क्या ना सोचूं, मैं कुछ कहूँ? हाँ बेटी, अब तुम ही मुझे मशवरा दो, मैं क्या करूँ? मेरी तो समझ में काम में नहीं कर रही। माँ जी, आप विनोद से प्रीतमा की शादी कर दें। हैं? काशीबाई उछल पड़ी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। आप प्रीतमा की शादी विनोद से कर दें? क्या कह रही हो चंपाकली? बस माँ जी, जो कह रही हूँ वही ठीक है। ये कैसे हो सकता है चंपाकली?
जिस तरह भी हो, ना जाने तुम कैसी बातें कर रही हो। ये तवैफ का कोठा है, नात अशर्म नहीं है। और सुनो, लाखों रुपया खर्च किया है मैंने, और जब उसके वसूल करने की बारी है तो मैं यहाँ ऐसा नहीं होता। चंपाकली, यहाँ ये सब कुछ नहीं होता। मैं कहूँ तब भी नहीं होगा माँ जी। अरे मगर तुम ऐसी बात कहो ही क्यों? ना तजर्बेकार हो, भोली वाली हो, अभी संसार की ऊंच नीच नहीं जानती, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। माँ जी सुनो, प्रीतमा की शादी वनु से हो जानी चाहिए। चंपाकली बेटी, ये कैसे मुमकिन है? तुम खुद तो सोच, रंडी से अगर डोलियाँ उठने लगी तो फिर ये तो बाजार ही खत्म हो जाएगा। आखिर बात बताओ कि तुम मेरी बात मानोगी या नहीं। राजकमल के तासरात बदल गए। चंपाकली, काशीबाई मुतहिराना अंदाज में बोली, तो तू इतनी जिद्दी क्यों कर रही है बेटी? एक बात बताओ माँ जी। हाँ पूछ लो मेरे लाल। मैंने आज तक तुम्हारी कोई बात टाली है? नहीं बेटी, तो तुम मेरी पहली बात ही टाल रही हो। ये बात ही ऐसी है बेटी, तू खुद सोच, उसे मानना कितना मुश्किल है। तो आज के बाद सुन लो माँ जी, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी और मैं इस कोठे पर नहीं नाचूंगी। मैं तुम्हारे कहने से ये काम नहीं करूंगी चंपाकली, और तुम मुझे किसी तौर पर मजबूर नहीं कर सकोगी। चंपाकली बेटी, ये तू क्या कह रही है? मेरे एक रात का नाच तुम्हें इतना दे सकता है कि एक हफ्ते तक तुम प्रीतमा की कीमत को वसूल कर लो, मगर तुम मेरी बात नहीं मान रही। वो तो ठीक है बेटी, मगर बस माँ जी, तुम्हारे फैसले के बाद ये मेरा फैसला है। बेटी, ये बहुत बड़ा शगुन है। तवाइफ के कोठे से लड़कियों की शादी नहीं होती। हम उसकी शादी यहाँ नहीं करेंगे। अरे फिर क्या करेंगे? इतनी परेशानी की बात नहीं है माँ जी। कैसी बातें कर रही हो चंपाकली? मैं कहती हूँ इससे ज़्यादा परेशानी की बात क्या हो सकती है? तो सुन ले माँ जी। सुनारी, और मैं तो पागल हुए जा रही हूँ। काशीबाई गहरी गहरी सांसें लेती हुई बोली, रुपए पैसे की हमारे पास क्या कमी है? और फिर आप मुझसे मुस्तकबल में लाखों रुपए कमाएंगी। अगर उस वक़्त थोड़ा सा खर्च हो जाए तो क्या हर्ज है? क्या कहना चाहती हो चंपाकली? उसे यहाँ से हटा दो और उसके लिए एक मकान खरीद दो, और हाँ, उसकी शादी कर दो। मकान खरीद दो, शादी कर दो? तू पागल तो नहीं हो गई चंपाकली? क्यों, इसमें पागलपन की क्या बात है? मैं ये सब क्यों करूँ? मुझे उससे क्या फ़ायदा? मैं जो कह रही हूँ। अरे तू तो बिल्कुल ही बच्ची हो गई है, बिला वजह उसके चक्कर में पड़ रही है। अब तो पड़ ही गई हूँ माँ जी, अब कुछ नहीं हो सकता। चंपाकली, देख चंपाकली, मुझसे जिद ना कर, मैं ये सब नहीं करूँगी। हाय, कह दे रही हूँ कि और उस प्रीतमा की बच्ची को तो मैं बिल्कुल ठीक कर दूँगी। तू बीच से हट जा। मैं हट जाऊँ माँ जी? हाँ बस, तू इस मामले में ना बोल। अच्छी बात है माँ जी, जो तुम्हारा मन चाहे करो। राजकमल गहरी सांस लेकर बोली, जीती रहे मेरी लाल। और बेटी, रंडियों के कोठों पर यह सब नहीं होता। ये हमारे लिए बुरा शगुन होता है। आज तक ऐसा नहीं हुआ। बुरा शगुन तो शुरू हो चुका है काशीबाई। हैं, क्या मतलब? अब मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगी, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। अगर तुम मुझे नहीं जाने दोगी तो किसी समय खामोशी से यहाँ से चली जाऊँगी। चंपाकली, तुम खुद गर्द हो काशीबाई। मैंने आज तक तुम्हारी कोई बात नहीं टाली, लेकिन तुम मेरी एक बात भी नहीं मान सकी। मैं अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। चंपाकली, काशीबाई आग बगोला हो गई। ये तू क्या कह रही है? मेरा ख्याल है काशीबाई, मेरे एक दिन के रक्स ने मेरे ऊपर खर्च की हुई सारी दौलत तुम्हें वापस कर दी है। अगर ऐसा ना भी होता तब भी मैं मजबूर नहीं हूँ। चंपाकली, तू कैसी बातें कर रही है बेटी? काशीबाई के हाथों के तोते उड़ गए। वो राजकमल के पुरअसरार होने से वैसे ही खौफजदा थी। जानती थी कि उसे नहीं रोक सकती, और अगर वो चाहे तो। बस माँ जी, अब तुम जा सकती हो। नहीं बेटी, मैं ऐसे नहीं जाऊँगी। तुमने मेरा आखिरी फैसला सुन लिया है। अगर प्रीतमा की शादी विनोद के साथ नहीं होगी तो चंपाकली तुम्हारे पास नहीं रहेगी। बेटी क्षमा कर दो मुझे, मैं मजबूर हूँ। मैं भी मजबूर हूँ। अभी कल ही तो तेरी मुहूर्त हुई है चंपाकली, तो फिर तेरे दीवानों का आज पता चलेगा। अगर तू ना हुई तो मैं आज के नाच में ज़रूर होऊंगी माँ जी, ताकि तुम देख लो कि मैं क्या हैसियत रखती हूँ, और उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा, और फिर तुम्हें फैसला करने में आसानी रहेगी कि मुझे खोना चाहती हो या दूसरे ज़रिए उस शहर की सबसे दौलतमंद औरत बनना चाहती हो। काशीबाई खामोश हो गई और फिर वो चंपाकली के पास से उठाई, लेकिन उसके दिल किसी तौर पर यह बात कबूल नहीं कर रहा था कि प्रीतमा को इस तरह गंवाए। उसने तो प्रीतमा से बड़ी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी। वो ना जाने क्या क्या ख्वाब देख रही थी, लेकिन मरूद, हाय उस पापी को तो भगवान करे और बदन में कीड़े ही पड़े। क्या झांसा दिया, 1 लाख की असामी निकाल दी। काशीबाई कुलबुलाती रहीं। फिर रात हो गई और रात को काशीबाई की आंखें खुल गईं। वो सारे बड़े बड़े सेठ आए थे
जिन्हें उसने पहले दिन बुलाया था, और सब ही तहाफ लाए थे। सोने के जेवरात, अशरफियों के थैले, आज सब ने ही बड़े बड़े नजराने काशीबाई को पेश किए थे। सब के सब बेकरार नजर आ रहे थे और सब ही ने काशीबाई की पूरी तवज्जो और मोहब्बत हासिल करने की कोशिश की थी। आज की आमदनी इतनी हो गई थी जितना काशीबाई एक माह में नहीं कमा हासिल कर सकती थी। तब पंक्ति दास ने राजदार अंदाज में कहा, चंपा कली कहाँ है बाई जी? सिंगार कर रही होगी महारानी, आती होगी। मैं तो बिन बहुत मर गया काशी जी। अरे अरे क्या हो गया बंग? महाराज को क्या हो गया? भगवान कृपा करे, क्या तबीयत खराब है आपकी? कल से अंगारों पर लौट रहा हूँ। पर क्यों महाराज? अप्सरा आकाश से उतार लाई हो और फिर पूछ रही हो कि क्यों? अप्सरा? हाँ अप्सरा। किसकी बात कर रहे हो महाराज? चंपा कली की। और किसकी? वो तो आपकी लौंडी है। आह, वो लौंडी नहीं है काशी जी, वो तो ना जाने क्या है। पंक्तिदास ठंडी सांस आ भर कर बोले और फिर राजदाराना अंदाज में बोले, उसकी मुहूर्त कब कर रही हो काशीबाई? अभी तो समय लगेगा महाराज, आप देखते नहीं कि बच्ची है। लखपति दास की बात करना ना भूलना। ज़रूर आप जैसे कदरदानों के लिए तो उसे तैयार किया है और हम उसके लिए वो कुछ देंगे काशी जी जितना तुम सोच भी ना सकती होगी।